हे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन 111 में। मैं हूं आपका अपना डीजी सर और हम सीख रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के शानदार जानदार कॉन्सेप्ट। बच्चों हमारा चल रहा था थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बातें चल रही थी। कुछ बातें हमने कल कर ली थी। चलिए उसी सिलसिले को आज जारी रखते हैं और सीखते हैं कि कुछ और हीट ऑफ रिएक्शंस के नाम कि उनकी डेफिनेशंस क्या होंगी। अगर उन्हें हमें कैलकुलेट करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम बात करेंगे सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन क्या होता है, देखिए अगर मैं किसी भी सब्सटेंस, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने ले लिया MgCl2, है ना, एक एनहाइड्रस सॉल्ट है मेरे पास और उसको मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर से हाइड्रेट करना चाहता हूं। जैसे कि मैं अगर इस वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लूं और MgCl2 को क्या कर दूं, MgCl2 डॉट 2H2O में कन्वर्ट कर देता हूं। मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको मैंने हाइड्रेट कर दिया। जब मैं इस तरह का कोई चेंज करूंगा तो ऑब्वियस है इसमें भी किसी ना किसी प्रकार की एंथैल्पी की चेंज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल वर्क हो रहा है यहाँ पर। इस तरह के चेंज के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम कह देंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या सर जरूरी है कि यहां पे सॉल्ट ही लिया जाए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो एक आयन ले लीजिए। हमने ले लिया बेटा एक आयन, मान लीजिए क्लोराइड आयन ले लिया और क्लोराइड आयन को हमने क्या कर दिया, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर से क्या कर दिया, हाइड्रेट कर दिया, हाइड्रेशन कर दिया, इसको एक्वस कर दिया। तो ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन जो है हाइड्रेटेड हो गया। इसको लिख देंगे यहाँ AQ। तो जब क्लोराइड आयन का भी हम क्या करें, एक सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर के साथ क्या कर दें, हाइड्रेशन कर दें, उसके साथ कंबाइन कर दें, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन कहेंगे। और इसके अंदर जो चेंज ऑफ एनर्जी आएगा उसे हाइड्रेशन एनर्जी फॉर क्लोरीन आयन कह देंगे। तो अगर मैं 1 मोल सॉल्ट या 1 मोल आयन को कंप्लीटली हाइड्रेट कर देता हूं कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर से, तो वो जो चेंज इन एनर्जी आएगा उसे हम कह देंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये क्या हो गया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व when 1 mole of salt or ions get हाइड्रेटेड। इसके लिए कोई भी सॉल्ट लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया CuSO4, है ना। चाहे तो इसे कंप्लीटली हाइड्रेट करें, चाहे तो इसे पार्शली हाइड्रेट करें, या किसी पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट को भी हम हाइड्रेट कर सकते हैं। ये क्या बात हुई सर, अगर मैंने CuSO4 को क्या कर दिया, ये 5 वाटर टोटल क्या करता है, हाइड्रेट करता है। तो यहाँ में मैंने 5 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए और इसने बनाया CuSO4.5H2O, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को होने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती है। इस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। या मान लीजिए हमने पहले CuSO4 को सिर्फ 3 वाटर दिए, मतलब मैंने इसे कंप्लीट हाइड्रेट नहीं किया, पार्शली हाइड्रेट किया। तो ये क्या बना लेगा, CuSO4.3H2। तो वाटर के पहले 5 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए थे, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। यहाँ 3 की है, मतलब मैंने पार्शियल हाइड्रेशन किया, तब भी क्या होगा, कंबाइन हुए ना यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट और आयंस गेट हाइड्रेटेड। पानी से कंबाइन हो रहे हैं, वाटर से कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रेटेड का मतलब कंबाइन विद वाटर, इसको मतलब होता है कंबाइन विथ वाटर। वाटर हाइड्रेशन मतलब पानी। सर अगर आप CuSO4.3H2O को, ये क्या हो गया, पहले से हाइड्रेटेड है, पार्शियली हाइड्रेटेड है, मैं चाहता हूं इसे फर्दर हाइड्रेट कर दूं,
तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, इसमें और पानी जुड़ सकता है, इसको हम बोलेंगे CuSO4 डॉट 5H2O। तो इस प्रोसेस में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, इस प्रोसेस में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इस प्रोसेस में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी जो भी चेंज होंगे ना इस तरह के, इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी होगी, इसे हम कह देंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो ज़्यादा सोचिए मत और सीखिए हीट ऑफ सॉल्यूशन किसे कहेंगे। इसमें ना डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेफिनेशन समझना, क्या लेना है और कैसे करना है। तभी अगर हमें सवाल में पूछा गया कि हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड करो, अगर हमसे कोई पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड करो, तो हमें ये निकालना है। हमें बोला हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हमें ये इस रिएक्शन को एनर्जी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अदर डाटा गिवन होगा और उसकी हमें मदद लेनी पड़ेगी। आई बस समझ में। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ सर? कोई भी सॉल्ट ले लो, उसे कंप्लीटली पानी में क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। सो व्हेन 1 मोल of substance completely dissolve in solvent। कंप्लीटली क्या कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया। अच्छे से पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, हीट या तो अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, जो भी अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व होगी इसमें, ये अब्जॉर्ब भी हो सकती है, ये रिलीज भी हो सकती है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। क्लियर है ना? कंप्लीटली डिसॉल्व कर देना है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर देना है उसको, ठीक है। तो उस समय जो हीट चेंज होगा, है ना, उसे हम कह देंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर हम बात करें इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक KCl सॉल्ट है, KCl, ध्यान से सुनना, एक KCl सॉल्ट है, और अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ, पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो पानी में जाने के बाद ये क्या बना लेगा, KCl एक्वस बना लेगा, एक्वस। तो पानी में सॉलिड को क्या कर दिया मैंने, कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया KCl का। तो इसको कह देंगे डिसोल्यूशन या सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। 1 मोल सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इसमें भी तो हीट इन्वॉल्व होगी ना, एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो इसे हम कह देंगे एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन। किसके लिए, KCl के लिए, ऐसा बोलेंगे हम। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि एक कॉपर सल्फेट होता, तब क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ कॉपर सल्फेट होता और इसके अंदर हम पानी डालते, तो इसमें क्या होता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पहले इसको हाइड्रेट करता और फिर वो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल फर्दर क्या होता, एक्वस सॉल्यूशन बनाता। तो टोटल यहां पर आपको ऐसा मिलता CuSO4, क्योंकि डायरेक्ट ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये पहले हाइड्रेटेड हो जाएगा। कितने वाटर के मॉलिक्यूल इसको हाइड्रेट कर लेंगे, 5, तो ये हाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, पहले हाइड्रेट होगा और फिर सॉल्यूशन बनाएगा। तो इस हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रोसेस में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चेंज मिलेगी, उसे इसके लिए सॉल्यूशन की एनर्जी कह देंगे। किसके लिए, इस कॉपर सल्फेट के लिए। ये भी सॉलिड स्टेट में था, मतलब कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो पहले हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे और फिर पानी के अंदर उसका सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा, एक्वस रहेंगे। मतलब ये पहले हाइड्रेटेड बनाएगा और हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर कॉपर सल्फेट। बात समझ में आ गई? और ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है, क्योंकि ये सॉल्ट कैसे हैं,
क्रिस्टलाइन है, लेटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो पहले ये लेटिस को ब्रेक करेंगे और फिर इसके आयन जाकर क्या करेंगे, हाइड्रेटेड करेंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है, एक तो वो लेटिस एनर्जी जो सॉल्ट की है, लेटिस एनर्जी, और दूसरी एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो वो सॉल्ट रख रहा है। इन दोनों एनर्जी का सम सॉल्यूशन की एंथैल्पी के बराबर आएगा। इस तरह से भी हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न की। फ्यूज़न करना मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में है और हम उसे लिक्विड स्टेट में बदलना चाहते हैं, मतलब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम फिजिकली चेंज कर कर उसको लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा, एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ेगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी हमेशा अब्जॉर्ब होगी। तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कह देंगे। एंथैल्पी, इस चेंज के लिए जो एंथैल्पी हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम कह देंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं पानी तो सॉलिड नहीं होता है, सॉलिड को लिक्विड में बनाना है, सॉलिड को लिक्विड बनाना है, मतलब हमें मान लीजिए हमें किसी चीज़ को मेल्ट करना है ना, तो हमने यहाँ ले लिया आइस, और आइस को हम मेल्ट करना चाहते हैं, इसको पानी बनाना चाहते हैं, लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। इस चेंज में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, अमाउंट ऑफ हीट, हीट ही बोलते हैं हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when 1 mole of solid converted into बाबूराव एक लिक्विड। बस सिंपल बात है। तो हीट ऑफ फ्यूजन इज क्लियर। हीट ऑफ फ्यूजन के बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो बिल्कुल हीट ऑफ सॉलिड्स की जगह यहाँ पे वेपराइजेशन करना है, मतलब लिक्विड से इसे गैस बनाना है। इसे हम क्या नाम दे देंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जैसे कि अभी हम लिख रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वाटर को मैं अगर लिक्विड स्टेट से वाटर को ही अगर मैं गैस बनाना चाहूँ, वेपर बनाना चाहूँ, मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से देना पड़ेगा, वही हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कहलाएगा। अगर मान लो मैंने ब्रोमीन लिक्विड ले लिया, उसको वेपराइज किया, तो उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमीन कह देंगे। तो ये भी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर 1 mole liquid converted into गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये भी वैसा ही कुछ होगा, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने आयोडीन को, मान लीजिए आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन की गैस बना दी हमने। या हमने सोडियम ले लिया, सोडियम का भी सॉलिड होता है, उसको हमने सोडियम वेपर बना दिया। तो इस चेंज के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी उसे हम क्या नाम देंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ज़रूरी होती है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक कार्बन का सॉलिड स्टेट होता है और उसे हम कार्बन गैस में कन्वर्ट कर देते, तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर ग्रेफाइट कार्बन। तो ये क्या है, ये द अमाउंट ऑफ हीट है, हीट जो एब्जॉर्ब किया गया है when 1 mole of solid converted into gas। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्यारे प्यारे बच्चों, ओहो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अगला है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो हर नाम किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है, देखो अगर मान लो मेरे पास एक अनसेचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें पाई बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, डिशुम 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 डिशुम, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ये कौन है हमारा इथीन, इथीन, और इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से करवा दी, तो ये इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लिया। क्या इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व होगी, इसी को मैं कह दूंगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब द अमाउंट ऑफ हीट। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड टूट के दो नए बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड टूट के दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, लेस स्टेबल बॉन्ड से मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज वैन 1 मोल, ये 1 मोल होना चाहिए, ध्यान रखना, जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं ये 1 मोल होना चाहिए, ये नहीं, जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड react with hydrogen gas and form saturated compound। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखो एक बात समझिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। नंबर 1 बात, मान लीजिए एक कंपाउंड है, अगर उसके अंदर ऐसा 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 मैंने बना दिया, इसमें एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और वहीं पे मेरे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास इसमें 2 पाई बॉन्ड है। एज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेंगे तो ज़्यादा हाइड्रोजन लगेगी, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसको ज़्यादा लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन increase, पाई बॉन्ड इंक्रीज, नंबर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही थी। ओके 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 ओके। देन एक और बात, मान लीजिए कि एक बॉन्ड ऐसा था ऐसा था ऐसा था, याद करो केमिस्ट्री में ऐसा कहाँ पढ़ा था, सीस फॉर्म में, ये सीस फॉर्म है। और एक बॉन्ड दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, डिंग 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 डिडिंग डिडिंग, ये हमारे पास सीस फॉर्म है, ये हमारे पास ट्रांस फॉर्म है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो क्या इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल सीस फॉर्म है और हमें पता है कि सीस फॉर्म इज लेस स्टेबल, ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल, सीस इज लेस स्टेबल, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। जो लेस स्टेबल है ना उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आएगी, और जो मोर स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये है। तो जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है वो कम आएगी, और जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आल्सो डिसाइड द स्टेबिलिटी फैक्टर, मतलब स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ
हाइड्रोजीनेशन से। स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन से। ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी की। देखो, ये जो पाई बॉन्ड वाले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले जो कंपाउंड अभी हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या होता है, कभी कभी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। ये तो आपको पता होगा, इसका आइडिया आपको होगा। डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्जुगेशन आ गया सिस्टम में। जब भी सिस्टम में कॉन्जुगेशन आएगा, वहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। जब ये रेजोनेंस होता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो हीट है यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चेंज हो जाती है, और इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मतलब क्या चेंज हुआ? देखो, रेजोनेंस एनर्जी की जहाँ तक बात है, अगर मैं बोलूँ रेजोनेंस एनर्जी की जहाँ तक बात है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? इसके लिए एक थ्योरेटिकल क्या होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी और इसके लिए एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। जब इसके लिए मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करूंगा एक्सपेरिमेंटली तो वो अलग आएगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी की मदद से अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करूंगा तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन अलग आएगा। एक एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, एक थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। ये जो एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, और ये जो थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इनका जो डिफरेंस आता है इसी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। एक होती है एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक होती है थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये अक्सर तब होगी जब आपके पास किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन होगा, तब वहाँ पर रेजोनेंस होगा। अगर किसी सिस्टम के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब उसके अंदर रेजोनेंस की संभावना है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है तो उसके पास दो तरह की एनर्जीज होंगी, एक हम जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और दूसरी हम जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। और ये रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू जितना ज़्यादा इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मानी जाती है। मतलब ये हमारे स्टेबिलिटी के फैक्टर को डिसाइड करने में हमारी मदद करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए आफ्टर डेफिनेशन चलिए कुछ बात कर लेते हैं। पीछे आए हुए PYQs की, पहले कभी इन थर्मोकेमिस्ट्री पर किस तरह से सवाल आए हैं और इन सवालों को हमें कैसे करना है। सवाल को शुरू करने के पहले आपको एक और बात यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ अबाउट द हेजेस लॉ। हेजेस लॉ है या हेज लॉ भी बोल सकते हो, सिंपली हेज लॉ। हेज ने कुछ बात कही। हेज ने क्या कहा है ना, हेज का ये कहना था कि द अमाउंट ऑफ हीट चेंज become same, the amount of heat change becomes same if reaction complete in one step or in multiple स्टेप। इसका ये कहना है कि अगर हमारी कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में भी हो रही है और अगर मैं उसको डायरेक्ट भी करवा दूँ तो उन सभी स्टेप्स में होने वाली हीट चेंज और एक स्टेप में होने वाली हीट चेंज की वैल्यू सेम आएगी। द अमाउंट ऑफ हीट चेंज सेम आएगा, इक्वल आएगा, कोई अलग अलग फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी सब्सटेंस को A से D पे जाना है तो वो डायरेक्ट जाए, तो इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा H, इसमें चेंज आया है डेल्टा H का,
लेकिन नहीं भैया, हम पहले ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से सी पे जाएंगे, फिर सी से डी पे जाएंगे। मान लो ये डेल्टा H1 है, मान लो ये डेल्टा H2 है, मान लो ये डेल्टा H3 है, तो इसका सम, इसका सम, इसका सम, इन तीनों का सम मिलाकर इसके बराबर ही आएगा। रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करो या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट करो तो वो सेम ही आएगा। एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि मुझे क्लोरीन को जो है आयनाइज करना था, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट करना था, गैसियस आयन में। ये एक स्टेप है, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, समझना बात, पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, मुझे ये रिएक्शन करनी है, एक ही स्टेप में हो गई। मान लो इस रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा H है, राइट। अगर मैं इस रिएक्शन को सीधे ना लिख करते हुए दो स्टेप में लिख दूं, मतलब मैं लिखूंगी पहले क्लोरीन, दो क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हुए, डिसोसिएट हुए, और फिर ये क्लोरीन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसकी अगर डेल्टा H1 वैल्यू हो और इसकी अगर डेल्टा H2 वैल्यू हो, तो इन दोनों एंथैल्पी का सम इस रिएक्शन में होने वाली एंथैल्पी चेंज के बराबर आना चाहिए। यही कहना है हेज का, हेजेस लॉ इसी को कहते हैं। तो सम जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उनमें अगर मल्टीपल स्टेप्स में अगर आपने काम किए हैं तो सभी स्टेप की एंथैल्पी का सम एक ही स्टेप में होने वाली एंथैल्पी के बराबर होगा। और इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी मदद से हम डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेजेस लॉ की मदद से हम, अगर हमारे पास कुछ कंबशन एंथैल्पीज हो तो फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं, रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। इन सब के अंदर या रेजोनेंस की एंथैल्पी निकालना है या वेपराइजेशन की एंथैल्पी निकालना, जो भी एंथैल्पी हमें निकालना है ना डिफरेंट, उसके लिए हम अवेलेबल एंथैल्पीज की मदद से अननोन एंथैल्पीज का पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेजेस लॉ की मदद लेना पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल की, आखिर ये न्यूमेरिकल करने कैसे होते हैं, किसके रिएक्शंस हैं। हमारे पास एक थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखो सवाल दिया गया है, तो जब भी आपको है ना ऐसे सवाल होंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस दिए हों या कुछ ऐसे शब्द दिए हों कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इतना है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इतना है। अभी जो हमने डेफिनेशन समझे उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है, या कुछ रिएक्शन लिखना भी हो सकती हैं, पढ़ सकती हैं। यहाँ ऑलरेडी आपको रिएक्शंस गिवन है। आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर लिक्विड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर का गैस बन रहा है। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल बी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको निकालना है ना उसको हम बोलेंगे टारगेट रिएक्शन, हमें इसकी एंथैल्पी निकालनी है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोला है तो अब डेफिनेशन से जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है, वाटर जो लिक्विड स्टेट है उसको मुझे किस में बदलना होगा, वाटर जो मेरा गैस स्टेट है, ये होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आपको डेफिनेशंस नहीं पता है तो आप इस तरह के स्टेटमेंट को रिएक्शंस में नहीं लिख पाओगे, इसलिए वो डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो एंथैल्पी ऑफ लिक्विड से एंथैल्पी ऑफ गैस फाइंड करना, मतलब ये रिएक्शन चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि ये जो गिवन रिएक्शंस हैं इन रिएक्शन को आइदर मैं ऐड करूं, आइदर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसा मुझे कुछ करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो बेटा मैं इसको रिएक्शन नंबर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं रिएक्शन नंबर 1 बोलूँगा, इसको मैं रिएक्शन नंबर 2 बोलूँगा, ये जो दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें लिक्विड चाहिए, देखो इधर ध्यान से देखो, लिक्विड चाहिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर। कौन सी साइड पर चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर, और गैस चाहिए प्रोडक्ट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर। गेट इट। तो क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसा उल्टा लिख दूं तो चलेगा क्या, तो इस रिएक्शन को मैं ऐसा लिख दूंगा, देखो ऐसा लिखूंगा, H2O लिक्विड और ये बना रहा है H2 प्लस हाफ O2, राइट। और यहां पर जो डेल्टा H है, अब यहां पर पहले डेल्टा H माइनस में लिखी हुई है, अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं तो ये रिएक्शन मेरी प्लस में हो जाएगी, 285.9 किलो जूल। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि लिक्विड मुझे रिएक्टेंट साइड पर लगता है, रिएक्टेंट साइड पर चाहिए, तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं। और जो सेकंड रिएक्शन है मेरी वो एज इट इज लिख देंगे हम यहां पर, H2 प्लस हाफ O2
रिएक्शन करने के बाद बन रहा है H2O गैस। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि H2O गैस मुझे प्रोडक्ट साइड पर ही चाहिए और इसका एंथैल्पी मुझे कितना मिल गया है? इसका एंथैल्पी मुझे दिया गया है 241.8 के आसपास। बेटा आप क्या करेंगे? अब ऐसा कुछ करेंगे, ये दोनों खाली ये दोनों बचे तो इन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये वाटर, देखो ऐड करने से ये इधर वाले H2 इधर वाले H2 से कैंसिल होंगे, इधर वाला हाफ H2 इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा लास्ट में आपके पास H2O लिक्विड से H2O गैस। और यही तो मुझे चाहिए था, इन दोनों के बारे में यही मुझे चाहिए था। तो आपको क्या करना है? फाइनली डेल्टा एच बराबर इन दोनों को सम कर देना है। इन दोनों को सम कर दीजिए तो लगभग मेरे ख्याल से 500 के ऊपर ही वैल्यू जानी चाहिए। तो आंसर ये लगभग इतना आ जाना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, मोलर एंथैल्पी निकल गई है ये एक एक मोल के लिए। आई थिंक आप मैच कर लेना, है ना? आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों? द एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर। देखो इन सब्सटेंसेस की एंट्रोपी दी गई है और एक रिएक्शन दिया गया है। और एंट्रोपी के बारे में हमें पता है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी अगर हमें किसी रिएक्शन की निकालनी है चेंज, तो हम बोलेंगे समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट मतलब फाइनल माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा हम कर देंगे। अब क्या करोगे? समेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी कितनी है? 186 और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक बार है। तो प्रोडक्ट में 186 प्लस एंट्रोपी ऑफ वाटर, वाटर ये रहा, उसकी एंट्रोपी है 69.9 और वाटर यहाँ पर दो बार है तो 2 × 69.9 ऐसा करेंगे। ये दोनों को सम करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे रिएक्टेंट की एंट्रोपी। रिएक्टेंट हमारे पास मीथेन है, ये मीथेन यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा ये मीथेन की थी 186, कार्बन डाइऑक्साइड की तो 213 है भैया, 213.6 है, ओके सॉरी। और मीथेन की 186 है तो यहाँ ले लेंगे 186 और फिर प्लस कर देंगे। अब बचा कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एंट्रोपी 205 है, उधर दो बार ऑक्सीजन है तो 2 × 205 ऐसा कर दीजिए। ऐसा करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ की एंट्रोपी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर कितना बचेगा? 213.6 और ये लगभग 72 जा होता है 140, तो 140 139.2 समथिंग तो ये आ रहा होगा। दोनों को अगर लिख कर दें ऐसा तो माइनस ये हो गया 186 और ये प्लस ये हो गया 410, तो ये 510 तो यही हो गया और 596 तो यही हो रहा है ना? तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। देखिएगा आंसर क्या आता है आपका। आई थिंक -37 समथिंग कुछ आना चाहिए, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा शायद। एक बार करके आप देखिएगा, कर लेंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और समझा देते हैं। सब्ट्रैक्ट ही करना बाकी रह गया था, आप कर लीजिएगा। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मीथेन। मीथेन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है ना? और इन ऑर्डर विच द एवरेज एनर्जी गिवन आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड फ्रॉम दिस इट इज नेसेसरी टू नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है किसकी? CH बॉन्ड की, तो उस CH बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो मीथेन जो होता है, देखो मीथेन, ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इसको मैं अगर क्या कर दूं? डिसोसिएट कर दूं तो मुझे कार्बन गैस मिलेगा प्लस हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे गैसेस 4 बार। बात समझना बात। तो देखो इसकी इस रिएक्शन को करने के लिए, इस रिएक्शन की एंथैल्पी पता करने के लिए इसको बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन पता करेंगे और इसके अंदर टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। तो इस हीट ऑफ एटमाइजेशन डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमें क्या मिल जाएगी? बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी किसकी? CH बॉन्ड की। यही तो निकालना है।
अब इसको निकालने के लिए ये चाहिए, और इसको निकालने के लिए इसकी फॉर्मेशन और इसकी फॉर्मेशन एनर्जी चाहिए। ये फॉर्मेशन एनर्जी तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिया है। अब सवाल ये है कि हमें और किसकी फॉर्मेशन चाहिए, तो इसकी फॉर्मेशन चाहिए। अब ये डायरेक्ट जो है नेचुरल नहीं है, क्योंकि कार्बन सॉलिड होता है और फिर उससे हमें कार्बन गैस बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किसका? कार्बन का। इसी का फॉर्मेशन है। ये है हाइड्रोजन गैस एटम, और हाइड्रोजन तो H2 होता है, और H2 गैस को अगर मुझे बनाना है 2H, तो इसके लिए मुझे लगेगी डिसोसिएशन एनर्जी। किसकी? हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन की। मतलब इसकी फॉर्मेशन का मतलब हो गया डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फॉर्मेशन का मतलब हो गया सब्लिमेशन। तो यहां पे दो एनर्जी और चाहिए इसके अलावा, तो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। तो आंसर बेटा सेकंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है? द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोले तो कार्बन, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसको जलाएंगे इसको जलाएंगे तो भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। 1 मोल बर्न करने के बाद इसको मैं लिख देता हूं ½ O2। तो ये हो गई दोनों की कंबशन रिएक्शन। इसमें एनर्जी मिल रही है आपको 395.5 पर मोल पे, और इसकी एनर्जी मिल रही है आपको -285.5 पर मोल पे। हमें निकालना क्या है? टारगेट। टारगेट क्या है हमारा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बनता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां लगाएंगे हाफ। ये टारगेट है। आपको क्या करना है? इसको और इसको मिलाकर कुछ ऐसा कर दो कि ये बन जाए। तो इस रिएक्शन नंबर 1 में से इस रिएक्शन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद कार्बन इधर बचेगा, एक ऑक्सीजन में से ये हाफ ऑक्सीजन चली गई तो बचा हाफ ऑक्सीजन। ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस है, मैं इसको उधर लिख देता हूं, प्लस हो जाएगा CO, और ये CO2 से CO2 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा। बचेगा फाइनली क्या? -395.5 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 285.5, लगभग 110 के आसपास आंसर आना चाहिए। 110 वो भी माइनस वाला, तो आंसर इसके आसपास आना चाहिए। तो इसके फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ये ऐसे करना है। एडिशन करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए उन रिएक्शंस को जो हमारे टारगेट रिएक्शंस को क्या करती है? बना सकती है। उनको इस तरह से सोचिए। ये हेजेस लॉ जैसा ही है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इस रिएक्शन को उल्टा लिख दो, उल्टा लिखकर ऐड कर दो, तो 2 एंथैल्पी मिल जाएंगी, दोनों का सम करेंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एंथैल्पी, हाइड्रोजन का कंबशन इतनी एंथैल्पी, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबको मिला दिया तो इतनी एंथैल्पी। द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन एट, इसकी एंथैल्पी निकालनी है। टारगेट क्या है आपका? देखो, टारगेट समझो। टारगेट क्या है आपका? आपको चाहिए कार्बन, 2 हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, और 1 मीथेन बनानी है। मतलब आपको इन तीनों रिएक्शन में से कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए 2 बार, और मीथेन चाहिए। तो आप देखो, इसको रिएक्शन नंबर 1 समझो, ये रिएक्शन नंबर 2 हो गया, और ये रिएक्शन नंबर 3 हो गया। रिएक्शन नंबर 1 में देखो कार्बन है, तो आप क्या करो? रिएक्शन नंबर 1 को ऐड कर दो। ध्यान से देखो, जो चाहिए जिधर चाहिए मिल जाए तो ऐड कर दो, अपोजिट साइड में मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना ध्यान रखो। सेम साइड मिल जाए तो ऐड कर दो, अपोजिट साइड मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितना है? हाइड्रोजन है 2, और हमें देखो 2 दूनी 4 चाहिए, तो इस रिएक्शन नंबर 2 में हमें क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेम साइड पे मिल रहा है तो ऐड कर देना है। तो 1 में
रिएक्शन नंबर 2 को ऐड किया, मल्टीप्लाई 2 करके, हो गया। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दिया है और ये मीथेन आपको प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ भी मीथेन प्रोडक्ट साइड में ही है। तो इस रिएक्शन नंबर 3 को भी हमने ऐड कर देना है, सेम साइड पर, जिधर चाहिए उधर ही मिल गया। अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को इस तरह से ऐड कर दूं सब, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से कट जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस वाटर से कट जाएगा, उधर से जो ये है कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगी, ये ऑक्सीजन से ये हाफ ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये ऑक्सीजन बन जाएगी, है ना। और ये वाले 2 ऑक्सीजन इधर वाले 2 ऑक्सीजन से कट जाएंगे, बचेगा मीथेन। तो फाइनली यही तो चाहिए था आपको बस। तो आपको करना क्या है, देखो इसकी एनर्जी कितनी है, -393.5 प्लस सेकंड नंबर वाली एनर्जी कितनी है, -285 -285.5 इंटू उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये तीसरे नंबर की एनर्जी कितनी है, 890 कर दो, इसको माइनस माइनस जोड़ दो, उसमें से 890 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई थिंक आंसर माइनस में आना चाहिए 74, -74 के समथिंग, करके देख लेना, 74 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, इनको एक एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो करनी बाकी है, कर लो। हो कंबशन ऑफ बेंजीन, ठीक है भैया, कंबशन कर देंगे, गिव्स वाटर एंड समथिंग समथिंग, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज समथिंग। अच्छा ठीक है सर जी, तो सबसे पहले कंबशन लिखते हैं, लिखो 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 लिखो, बेंजीन तो लिखना आता ही है ना आपको, C6H6, और ये लिक्विड होता है, इसको कंबशन किया, इसको जला डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये वाटर, ये भी लिक्विड होता है। बैलेंस करें, 6 कार्बन 3 ये आएगा 15/2 मतलब 7.5। अब देखो ये गैस है, अब करना क्या है, देखो आपको एंथैल्पी निकालनी है इसकी, तो एंथैल्पी बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये जो होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये भी लिखा है बेंजीन एट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतना है किलो जूल में। सो डेल्टा H बराबर हो गया -3263.9। ये देखो डेल्टा NG का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ रफ में थोड़ा, ये है 6 मोल और ये है 7.5 मतलब 1.5, तो ये हो जाएगा -1.5 इंटू R की वैल्यू 8.3 डिवाइड बाय 1000 इंटू टेम्परेचर कहाँ रखे हो भैया, 298 रखे हो भैया। कहाँ है सर जी, हमें तो नहीं दिख रहा, ये रहा ना सर जी, रखा है भैया। अरे वाला इस वाले माइनस में इतना माइनस और ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ ही जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ ही जाएगा। आई थिंक आंसर इसके आसपास आएगा, ये छोटा सा अमाउंट तो नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, यही आएगा। लेट्स 63 तो यही है, 3-4 वैल्यू और बढ़ जाएगी, लगा लो हिसाब किताब, ज़्यादा थोड़ी चेंज आ जाएगी प्रेशर में और वॉल्यूम में, यही आएगा। चल मेरे दोस्त आगे बढ़, कदम कदम बढ़ाए जा और थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए जा। अब बेटा क्या दिया है, देख 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 देख, डेल्टा जी इस रिएक्शन का डेल्टा जी के फॉर्म में दिया है, डेल्टा जी बोलो या एंथैल्पी चेंज बोलो, सेम तरीके से होगी बात। और इस रिएक्शन को हमें, ये टारगेट है हमारा, देखो इधर ध्यान से, ये 2 Fe2O3, ये रहा 2 Fe2O3, ये कितने CO हैं 6, और यहाँ कितने CO हैं, इसको तुम रिएक्शन नंबर 1 कह दो, इसको तुम रिएक्शन नंबर 2 कह दो। रिएक्शन नंबर 1 को तुम ऐड कर दो किसके साथ, रिएक्शन नंबर 2 के साथ ऐड ही करना, क्योंकि इधर का Fe2O3 भी इधर है, CO भी इधर ही है, लेकिन ये 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमें चाहिए 6 और अवेलेबल है 2। तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे 1487 प्लस रिएक्शन नंबर 2 की एनर्जी है -514.4 और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो ये 1543.2 समथिंग आ रही होगी, है ना, और उसमें से 1487 माइनस हो जाएगा, लगा लो हिसाब। आई थिंक माइनस में ये बचना चाहिए, और क्या कर लेना यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपके लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का दिख ही रहा है वो तो। वैसे फिर समझ में आने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि ये रिएक्शन मिल जाए।
इसके अंदर 2 CO था, यहाँ 6 था, तो मैंने पहले इसको 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, करके देख लो आंसर आएगा। शॉर्ट एंड स्वीट। बढ़ मेरे बच्चे आगे आगे, लगा क्वेश्चन और खोल दे इनके धागे। ग्रेफाइट, अच्छा भैया 1 2 3 रिएक्शन दी गई हैं। अब देखो इसके रिएक्शन की एनर्जी दी गई है x, इसको रिएक्शन नंबर 1 मान ले, इसको रिएक्शन नंबर 2 मान ले, इसको रिएक्शन नंबर 3 मान ले, और तीनों में रिलेशन निकाल के XYZ बनाना है। मुझे बता, इसमें देख कार्बन ग्रेफाइट दिख रहा है, इसमें भी कार्बन ग्रेफाइट दिख रहा है, इसमें से कार्बन ग्रेफाइट गायब है। मतलब इस रिएक्शन नंबर 1 में से इस रिएक्शन नंबर 2 को मैं क्या कर दूं, है ना। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है रिएक्शन नंबर 3 में, इधर देखो ये CO मुझे दिख रहा है और इधर मुझे CO यहां दिख रहा है, मतलब इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, राइट। तो देखो इस रिएक्शन नंबर 2 को मुझे उल्टा करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, कुल मिला के बात ये है। और ये प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है, तो रिएक्शन नंबर 1 में से रिएक्शन नंबर 2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिएक्शन नंबर 3 मिल जाएगा। इसकी एनर्जी कही गई थी Z है, इसकी एनर्जी कही गई है X है, इसकी एनर्जी कही गई है Y है, तो X बराबर Y प्लस Z है। कहीं मैच हो रहा है? आया ना आंसर? चल मेरे दोस्त, ओह माय गॉड, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन। अरे ऐसा सवाल हमने कुल एटमाइजेशन में बताया भी था आपको। Br2 लिक्विड से अगर मैं Br एटमाइजेशन मतलब गैसियस एटम बनाता हूं, ऐसा बनाता हूं, इसको मैं हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलता हूं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसकी वैल्यू बोली गई है x, एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2 इज y। तो बॉन्ड एंथैल्पी चालू होती है Br2 की, Br2 गैसियस से Br बनाना है, इसका एनर्जी y है बॉन्ड को तोड़ने का। तो इसको पहले सब्लिमेट भी तो करना पड़ेगा, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एक्स्ट्रा लगेगी इसको, नहीं सब्लिमेशन नहीं, वेपराइजेशन, लिक्विड था वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू एक्स, एक्स बड़ा हो गया तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई दिस कोला वेरी डी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो वाई दिस कोला वेरी डी, बिकॉज डी फॉर डी जी सर। हाँ नहीं आया? अरे तुम तो नाराज ही हो गए। अरे भैया ग्लूकोज को बर्न करा, ग्लूकोज खाते हैं ना हम लोग, C6H12O6, उसको हमने जला डाला, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना डाला, और उसकी एनर्जी बोल रहा है -2700 है एक मोल पे, इसका 1 मोल। मतलब यहां पे बैलेंस करूँ क्या जरा पहले, 6 ये हो गया बैलेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका 1 मोल जलता है तो इतनी एनर्जी मिलती है। मतलब ये हो गया कि 180 ग्राम, मतलब ऐसा हो गया कि 2700 हीट चाहिए तो 180 ग्राम ग्लूकोज लगेगा, ग्लूकोज पी लो। पर हमें तो रोज 10,000 एनर्जी चाहिए, तो कितना लगेगा, 180 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 2700। इधर वाला 0 इससे हटा दो, इधर वाला 0 इससे हटा दो, 2 की टेबल नहीं, 3 की 9, 9 2 जा 9 2 जा 9 3 जा 2/3 मतलब 0.66 इन 2000 666.66 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। इतना अमाउंट लगेगा ग्लूकोज का। मतलब अगर हमें रोज 10,000 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर हो तो बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे मेरे बच्चों? देखो 10,000 किलो जूल की एनर्जी चाहिए थी हर रोज, कितना ग्लूकोज लगेगा? अगर 1 मोल ग्लूकोज से हमें इतनी एनर्जी मिलती है किलो जूल पर मोल पे, मतलब ऐसे। इफ द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज, ठीक है, मतलब ग्रेफाइट को बर्न करें, ग्रेफाइट को बर्न करें, बर्न कर दो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखो ये वाली जो एनर्जी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या है -248 किलो जूल की एनर्जी मिलती है। मतलब बेवकूफ़ी बना रहा है हमें ना, इंटू 10⁻² लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे हम, ऐसा लिखते हैं हम। तो मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने से -248 किलो जूल की एनर्जी मिल रही है।
पूछ रहा है कि 1 ग्राम ग्रेफाइट को बर्न करें तो कितनी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम को बर्न करें तो -248 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर ले। 20 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ये आंसर। 20 समथिंग समथिंग 20 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा आंसर, तो निकाल लेना ये आंसर है ना। अप्रॉक्सीमेट 21 के आसपास आएगा शायद आंसर। 20 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 21 के आसपास का आंसर हो जाएगा। और माय डियर माय डियर माय डियर माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को फ्यूज कर देते हैं, एक सॉलिड है, फ्यूज कर देंगे तो क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। उसकी एंथैल्पी कितनी है, 2.8 है। एंड द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एक्स। ठीक है भैया, लिक्विड एक्स भी ले लिया हमने, उसको वेपराइज कर दिया हमने, गैस बनेगी। और उसकी एंथैल्पी कितनी बोल रहा है, 98.2 बोल रहा है। इसको आप रिएक्शन नंबर 1 कह दीजिए, इसको आप रिएक्शन नंबर 2 कह दीजिए। और सवाल पूछिए कि अगला क्या पूछना चाहते हो। द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अपना टारगेट हो गया ना बच्चे, जैसे हमारा अभी टारगेट क्या है, जेई क्लियर करना। करोगे ना, नहीं करोगे, क्यों नाराज हो, नहीं हो तो फिर करो। सॉलिड को गैस में बनाना है, ऐसा क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दूं क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देख 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 देख, ये सॉलिड इधर चाहिए, गैस इधर चाहिए, सॉलिड इधर चाहिए, गैस इधर चाहिए, दोनों को ऐड कर दे। रिएक्शन नंबर 1 प्लस रिएक्शन नंबर 2 को ऐड कर दिया, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे भी ऐड कर दो, ऐड कर दो। 98 100 101 बस हो गया। अप्रॉक्सीमेट इतना एनर्जी लगेगा, 101 पर जेई में 101 से नहीं होगा कुछ, वहाँ अच्छा खासा स्कोर लाना है हमें। चलो अगला और मस्त 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 क्वेश्चन क्या है। अरे थोड़ी देर पहले भी तो जलाया था तुमने बेंजीन को कंबस्ट कर दो, एसिटिलीन भी कर दो इस बार, और इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लो। अच्छा जी, कैसे करेंगे बेंजीन को बर्न, C6 कंबशन ही है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, C6H6 प्लस 15/2O2, थोड़ी देर पहले बर्न किया तो था, 6CO2 प्लस 3H2O, और एनर्जी कितना है इसका, -3268 समथिंग है ना। उसके बाद एसिटिलीन C2H2, उसको भी बर्न कर दिया, उसको CO2 बना डाला, उसको H2O बना डाला, इधर 2 लगा डाला, इधर 2 पहले से ही है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। इसकी एनर्जी कितनी है, -1300। वाओ, अब क्या करूं, अब जो चाहिए ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 मोल दिख रहा है, ये मतलब मुझे ये रिएक्शन में 3 मोल चाहिए। ये रिएक्शन नंबर 1 हो गई, ये रिएक्शन नंबर 2 हो गई, रिएक्शन नंबर 2 में एसिटिलीन मिल रहा है, उस रिएक्शन में भी एसिटिलीन चाहिए। मतलब मैं रिएक्शन नंबर 2 को ऐड करूंगा, जो जिस साइड चाहिए उसी साइड मिल जाए उसको ऐड करो। कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए, तो 3 बार ऐड करो। रिएक्शन में बेंजीन किस साइड है, प्रोडक्ट साइड में है, तो इस रिएक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं रिएक्शन नंबर 1 को, तो ये प्रोडक्ट साइड चला जाएगा। मतलब -1300 इंटू 3 सब्ट्रैक्ट -3268। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों, कर लेना, मेरे ख्याल से आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लो, 3900 समथिंग कुछ ये हो रहा है, उसमें से 326 ये चला गया, मेरे ख्याल से 632 6832, हाँ बिल्कुल सही है, वही आना चाहिए। कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लेना भाई, कर लेंगे क्लियर। इस बार एग्जाम हम क्लियर जरूर कर लेंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक हाफ क्लोरीन को क्लोराइड आयन एक्वस बनाना है। ये वाली सारी एंथैल्पी मुझे दी गई है, जेईई मेंस 2023 में ही क्वेश्चन आया है। बताओ इसकी एंथैल्पी कितनी है, यही क्वेश्चन मार्क है। देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, मान लेते हैं ये क्लोरीन शुरू में गैस में था, फिर ये क्लोरीन से क्लोरीन एटम बनाना है तो इसको मैंने आधा ले लिया, ये गैसियस आयन बन गया, इसी से क्लोरीन आयन बना होगा, और फिर ये आयनाइज हो गया, और आयनाइज होने के बाद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ये पानी में चला गया, पानी में जाने के बाद ये क्लोरीन एक्वस बन गया, राइट। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, यहाँ डिसोसिएट हुआ।
क्लोरीन डिसोसिएट हुआ तो ये हो गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 2 क्लोरीन के लिए तो 1 के लिए हो जाएगी आधी, हाफ ऑफ डिसोसिएशन। फिर ये क्लोरीन गैस से क्लोरीन आयन बना तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। फिर बेटा ये क्लोरीन आयन से हाइड्रेशन हो गया, एक्वस में चला गया, इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सिखाया था ना बेटा आज, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने कहाँ सीखा था? पीरियोडिक टेबल में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसने सिखाया? डीजी सर ने आपको सिखाया था। ये जो एनर्जी है आपके पास, ये कितनी है? 240। इन सबका सम कर दो बस, 240 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी ये वाली एनर्जी डिसोसिएशन। प्लस ये कितनी एनर्जी है? -350, तो -350 प्लस ये कितनी एनर्जी हाइड्रेशन की? -380, तो -380। बस मेरे प्यारे भले शिकारियों, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये 120 हो जाएगा, ये 350 और 350 होगा 700, 730 में से 120 माइनस कर दे, माइनस 730 था ना, हाँ 730 में से 120 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। 610 के समथिंग कुछ आ रहा होगा ये आंसर माइनस में, ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा आया होगा, थर्मोडायनेमिक्स भी आपको समझ में आई होगी। और अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। मिशन 111 में आपके अपने प्यारे डीसी सर आपको सिखाएंगे एक नया चैप्टर, इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए फिर से मेरा। सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।